रोहतास के राजा हरकृष्ण ने अपनी राजकुमारी गंगा के दूसरे स्वयंवर का एहतमाम किया था। पहले की तरह रोहतास शहर और किले के बाहर खुले मैदान के अंदर लोगों का एक जमे गफीर जमा हुआ था, लेकिन इस बार मुकाबले का तरीक़ेकार और था। पहले स्वयंवर में आंख की पुतली को तीरों के जरिए निशाना बनाया जाना था, जबकि इस बार ये एहतमाम किया गया था कि स्वयंवर में हिस्सा लेने वाले वही लोग होंगे जो पहले स्वयंवर में हिस्सा ले चुके हैं, और मुकाबले का तरीक़ेकार ये होगा कि मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हर फर्द के लिए फजा के अंदर 3 कबूतर छोड़े जाएंगे और हर एक को पहले की तरह 5-5 तीर मुहैया किए जाएंगे। इन 5 तीरों को उन 3 कबूतरों पर आजमाया जाना था और जो 5 तीरों से ज्यादा कबूतर गिराएगा वही कामयाब करार दिया जाना था। पहले की तरह लोग गोल दायरे में अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। वो बुलंद मंजिला शहनशीन जो पहले स्वयंवर के मौके पर तामीर की गई थी वैसी की वैसी ही खड़ी रखी गई थी, और उसके ऊपर रोहतास का राजा हरकृष्ण अपनी राजकुमारी गंगा और अपनी रानियों के साथ बैठ गया। मैदान के वस्त में गोल दायरे की सूरत में ईंटें नस्ब करके उन पर चूना लगा दिया गया था, और ईंटों के इस गोल दायरे के अंदर ही मुकाबले में हिस्सा लेने वालों ने रहकर फजा में छोड़े जाने वाले कबूतरों पर तीर अंदाजी करनी थी। जब मुकाबले की इब्तदा हुई तो पहले स्वयंवर की तरह इब्तदा राय सेन के राजा के बेटे सामल दास ने ली थी। पहले ही की तरह राजा हरकृष्ण अपनी राजकुमारी गंगा और रानियों के साथ शहनशीन के ऊपर बैठा था, और शहनशीन के नीचे हरकृष्ण का बरहमन वजीर चोरामन रोजनामचे में मुकाबले में हिस्सा लेने वालों के नाम लिखने और तीर मुहैया करने पर मुकर्रर था। दूसरी बार भी मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों के कवायफ का इंदराज इसलिए किया जा रहा था कि उनके कवायफ के साथ मुकाबले में उनकी कारगुजारी और दर्जामंदी भी तहरीर कर दी जाए। जब मुकाबले की इब्तदा का हुक्म हुआ तब बरहमन चोरामन ने सबसे पहले रायसेन के राजकुमार सामल दास को 5 तीर मुहैया किए। 5 तीर लेकर वो लोगों के हुजूम के दरमियान ईंटों से बने हुए गोल दायरे के अंदर आन खड़ा हुआ। फिर बुलंद और कई मंजिला शहनशीन के ऊपर बैठे हुए राजा हरकृष्ण के मुहाफिजों में से कुछ ने फजा के अंदर 3 कबूतर छोड़े। जो ही कबूतर परवाज करते हुए मैदान के वस्ती हिस्से में आए, सामल दास ने उन पर बारी बारी 5 तीर आजमाए। सामल दास की बदकिस्मती उसका एक तीर भी किसी कबूतर को मस न कर सका, लिहाजा नाकामी में सर झुकाए सामल दास मैदान से निकल गया। दूसरे नंबर पर पहले की तरह मेवाड़ का राजकुमार सूरजमल आया, उसे भी 5 तीर दिए गए। पहले की तरह 3 कबूतर फजा में छोड़े गए। सूरजमल की खुशकिस्मती के उसके 5 तीरों में से एक तीर उसका एक कबूतर में पैवस्त हुआ और वो कबूतर फजा में पलटियां खाता हुआ जमीन पर गिर गया। सूरजमल की इस कारगुजारी पर लोगों ने खुलकर दाद दी और तालियां बजाईं और अपने कपड़े फजा में उछालते हुए खुशी का इजहार किया। तीसरे नंबर पर कालिंजर का राजकुमार सूरदास आया। इस बेचारे ने भी बड़ी तगोदो से अपने 5 तीर कबूतरों पर आजमाए, पर उसकी भी बदकिस्मती के उसके भी 5 के 5 तीर जाया गए, लिहाजा वो भी शिकस्त खुर्दा और नामुराद मैदान से निकल गया। इसके बाद जिन मुकामी सूरमाओं और तीर अंदाजों ने पहले स्वयंवर में हिस्सा लिया था, दूसरे स्वयंवर में भी वो तबा आजमाई करते रहे, पर उनमें से कोई भी एक से ज्यादा कबूतर गिराने में कामयाब ना हुआ था। आखिरी सूरमा अपनी तबा आजमाई करके निकला तो ऐन इस मौके पर वही अजनबी घुड़सवार अपने स्याह रंग के घोड़े को दौड़ाता हुआ मैदान में दाखिल हुआ। घोड़े को उसने एक तरफ रोका। पहले ही की तरह जब उसने तेजी से लगामें खींचते हुए घोड़े को रुकने पर मजबूर किया तो घोड़ा बुरी तरह हिनहिनाता हुआ फजा में बुलंद हुआ। इस मौके पर उस अजनबी ने घोड़े से छलांग लगाई। घोड़ा वहीं खड़ा रहा, जबकि उसकी जीन से बंधी हुई कमान खोलकर उसने अपने कंधे से लटकाई और शहनशीन के नीचे बैठे चंद्रमल के वजीर चोरामन के करीब आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, चोरामन, पहले स्वयंवर की तरह दूसरे में भी हिस्सा लेने के लिए मैं आ गया हूँ। पहले सूरमाओं की तरह किस्मत और तबा आजमाई के लिए मुझे तीर नहीं मिलेंगे। चोरामन ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा। इस बार चोरामन की निगाहों में अजनबियत और सख्ती की बजाय शफकत और नरमी थी। इसी नरमी में उसने उस अजनबी को बगौर देखा। उसने जायजा लिया। वो अजनबी पहले की तरह स्याह रंग का लिबास पहने हुए था। अपना चेहरा भी उसने स्याह रंग के निकाब से ढांप रखा था। चोरामन ने पूछा कि क्या इस बार भी तुम मेरे रोजनामचे में इंदराज कराने के लिए अपने कवायफ नहीं बताओगे? अगर तुम कवायफ नहीं बताना चाहते तो कम से कम अपना नाम ही बता दो। इस पर अजनबी ने जवाब दिया, चोरामन, ये दूसरा स्वयंवर है। अगर तुम मुझे तीर न मुहैया करोगे तो मैं मुकाबले में हिस्सा लिए बगैर वापस चला जाऊंगा और अपना नाम अपने कवायफ नहीं बताऊंगा। शहनशीन पर बैठी हुई राजकुमारी गंगा इस अजनबी नौजवान की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्पी, बड़े गौर, बड़े इन्हिमाक से सुन रही थी। चूंकि वो नौजवान पहला स्वयंवर जीत चुका था, लिहाजा उसकी तरफ दिलचस्पी से देखना या उसकी जात में दिलचस्पी रखना अब एक तरह से राजकुमारी गंगा की कमजोरी बनता जा रहा था।
اس لیے کہ بہرحال وہ راجکماری کے سویمبر کا ایک حصہ بڑے احسن طریقے سے جیت چکا تھا۔ راجکماری کے علاوہ اس کا باپ ہرکرشن بھی لبوں پر مسکراہٹ لیے اپنے وزیر چورامن اور اس نقاب پوش اجنبی کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس موقع پر ہرکرشن بات کرتے ہوئے اپنے وزیر چورامن سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی چورامن بول اٹھا اور اس اجنبی سے کہا، دیکھ میرے قابل عزت اجنبی مہمان، تو چونکہ پہلا سویمبر جیت چکا ہے لہٰذا دوسرے سویمبر میں تمہارے حصہ نہ لینے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ دیکھ اجنبی، تمہارے سامنے ایک طرف انگنت بان پڑے ہیں، ان میں سے تو اپنے 5 بان اٹھا اور قسمت آزما۔ اس پر وہ سیاہ نقاب پوش اجنبی آگے بڑھا۔ ڈھیروں تیروں میں سے اس نے 5 کے بجائے صرف 3 ہی تیر اٹھائے۔ اس موقع پر چورامن نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیوں تم اپنی سہولت کو ضائع کرتے ہو؟ جب 5 بان تمہارا حق بنتا ہے تو تم 5 کے بجائے 3 بان کیوں اٹھاتے ہو؟ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنے حصے کے پورے 5 بان اٹھاؤ اور انہیں فضا میں چھوڑے جانے والے کبوتروں پر آزماؤ۔ اگر 3 میں سے تمہارا کوئی تیر خطا ہو جائے تو کم از کم جو باقی تیر تمہارے پاس ہوں گے ان سے تم اپنی کارگزاری کی اس کمزوری کو پورا کر سکتے ہو۔ اس پر وہ نوجوان کہنے لگا، دیکھ چورامن، تیر تو میں 3 ہی لوں گا اور تمہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرے ان 3 تیروں میں سے کوئی بھی خطا نہیں جائے گا۔ یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ میں 5 نہیں 3 ہی تیر لوں گا اور تو دیکھے گا کہ میرے 3 تیر بہترین کارگزاری کے حامل بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس اجنبی نے تیر اپنی مٹھی میں مضبوطی سے پکڑے اور میدان کے وسط میں اینٹوں کے بنے ہوئے گول دائرے کے اندر جا کر کھڑا ہو گیا۔ عین اس موقع پر ایک اور گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا میدان کے وسط میں اینٹوں کے بنے ہوئے گول دائرے کے پاس آیا جس کے اندر وہ نقاب پوش کھڑا تھا۔ وہاں آ کر وہ دوسرا سوار اترا اور اس سے رازدارانہ گفتگو کرنے لگا۔ شہنشین پر بیٹھے راجا چندرمل اور اس کی راجکماری گنگا نے دیکھا دوسرا سردار خانہ بدوش قبیلے کا سردار فدائی خان تھا۔ تھوڑی دیر تک اس جوان سے فدائی خان نے گفتگو کی، پھر وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان سے نکل گیا۔ اس موقع پر شاہنشین کے اوپر راجکماری گنگا نے متفکر سے انداز میں اپنے باپ ہرکرشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتا جی، یہ خانہ بدوش قبیلے کا سردار فدائی خان اس وقت میدان میں کیوں آیا ہے اور سیاہ نقاب اوڑے جو نوجوان مقابلے کے لیے تیار کھڑا ہے جس نے پچھلا سویمبر جیتا تھا؟ فدائی خان نے اس سے کیا گفتگو کی ہے؟ کیا یہ نقاب اوڑھنے والا شخص کہیں لومڑیاں پکڑنے والا صاحب خان تو نہیں ہے؟ ہرکرشن کہنے لگا، نہیں بیٹی، تمہارا اندازہ غلط ہے۔ صاحب خان تو لومڑیاں پکڑنے والا نہیں رہا، وہ تو اب شیر شاہ سوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے اور اب وہ شیر شاہ سوری کے لشکروں کا سالار اعلیٰ ہے، جبکہ شیر شاہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گنگا کے کنارے سے بنگال پر حملہ آور ہونے کے لیے مشرق کی طرف جا چکا ہے۔ لہٰذا یہ جو نقاب پوش اس وقت مقابلے میں حصہ لینے کے لیے تیار کھڑا ہے یہ صاحب خان نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہے۔ ہو سکتا ہے یہ فدائی خان کا کوئی جاننے والا ہو اور فدائی خان اس کے لیے کوئی اہم پیغام رکھتا ہو اور اسے وہ پیغام فی الفور پہنچانا چاہتا ہو۔ اس پر راجکماری گنگا نے پھر پوچھا، پتا جی، اگر یہ لومڑیاں پکڑنے والا صاحب خان نہیں ہے جس سے میں دل کی گہرائیوں سے نفرت کرتی ہوں، تو پھر یہ جو اجنبی نوجوان ہے یہ اپنے قوائف کیوں نہیں لکھواتا؟ روز نامچے میں اپنا نام کیوں نہیں درج کراتا؟ اس پر ہرکرشن کہنے لگا، ہو سکتا ہے یہ تیسرے اور آخری سویمبر کے موقع پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ دیکھ میری پتری، یہ روہتاس کے راجہ ہرکرشن کی راجکماری گنگا کا سویمبر ہے اور اگر وہ تمہیں جیتتا ہے تو جیتنے والا کیسا ہی رشی کیوں نہ ہو، وہ تم جیسی خوبصورت، پرکشش اور دھن دولت والی لڑکی کو کیسے چھوڑے گا؟ دیکھ میری پتری، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، جب تیسرے سویمبر کا وقت آئے گا تو یہ نوجوان آپ سے اپنا آپ ظاہر کر کے تمہارا قرب، تمہاری چاہت، تمہاری محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پتری ایک بات بتا۔ اس پر پیار بھری نگاہوں میں راجکماری گنگا نے اپنے باپ ہرکرشن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی بات پتا جی؟ چندرمل پوچھنے لگا، دیکھ میری پتری، یہ اجنبی جو پہلا سویمبر جیت چکا ہے، اگر یہ دوسرے سویمبر اور اس کے بعد تیسرے سویمبر میں بھی کامیاب رہتا ہے اور اس کے بعد جب یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور اگر یہ کسی ریاست کا راجہ نہ ہوا، اگر یہ کوئی بڑا یا صاحب حیثیت شخص نہ ہوا، تو کیا تب بھی تو اسے اپنا جیون ساتھی تسلیم کرنے پر رضامند ہوگی؟ راجکماری گنگا نے جواب دیا، پتا جی، یہ جو شخص اپنے آپ کو سیاہ رنگ کے نقاب میں ڈھانپے ہوئے ہے، میں نہیں جانتی کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کس سرزمین سے اس کا تعلق ہے، یہ کہاں سے آتا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ دوسرا اور تیسرا سویمبر پہلے سویمبر کی طرح جیت جاتا ہے تو پتا جی، یہ شخص اگر کوئی بالکل ہی گیا گزرا یا بالکل ہی غریب اور بے مایا ہوا، تب بھی میں اسے اپنا جیون ساتھی بناتے ہوئے فخر محسوس کروں گی۔ اگر مجھے اپنے جیون ساتھی کے لیے دھن دولت ہی دیکھنا ہوتا تو پھر پتا جی یہ سویمبر رچانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، جو کوئی بھی میرے سویمبر کے یہ 3 حصے جیتے گا، اس کا تعلق انسانوں کے کسی بھی گروہ سے ہو، میں بخوشی اور فخریہ انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گی
और उसे अपने जीवन का साथी तस्लीम करूंगी। राजकुमारी गंगा का ये जवाब सुनकर हरकृष्ण खुश हो गया था। फिर कहने लगा, पुत्री कसम भगवान की, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। अब मुकाबले की इब्तदा करते हैं। इसके साथ ही हरकृष्ण के मखसूस इशारे पर मुहाफिजों ने 3 कबूतर फजा के अंदर छोड़ दिए। जो ही वो तीनों कबूतर पहलू ब पहलू परवाज करते हुए मैदान के वस्ती हिस्से के करीब पहुंचे, तब वो स्याह निकाब पोश अजनबी हरकत में आया। यके बाद दीगरे बड़ी फुर्ती बड़ी तेजी से उसने तीर चलाए। उसके तीनों तीर निशाने पर बैठे। उसके तीरों ने तीनों कबूतरों को छेद कर रख दिया और कबूतर बारी बारी फजा में लौट पोट होते तीरों समेत जमीन पर गिर गए। ऐसा होना था कि लोग अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए और इस स्याह निकाब पोश अजनबी की फतह और जय के नारे लगाने लगे। साथ ही साथ वो फजाओं के अंदर अपने कपड़े उछालते हुए उस अजनबी की कामयाबी पर खुशी और मुसर्रत का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर अपने बाप हरकृष्ण के पास बैठी हुई राजकुमारी गंगा की हालत भी काबिले दीद थी। स्याह निकाब पोश अजनबी जवान के बड़े तेजी के साथ तीनों कबूतर गिरा देने पर गंगा के चेहरे के नक्शो निगार पर मुस्कुराती जगमगाती रंगो रोशनी की रुतें फूट पड़ती थीं। उसके बदन के रूप और निखार में तारों की सी सीमाबी रूह निखतो नूर की तजल्ली आमेज मुसर्रत हुलूल कर गई थी। इसके बाद लाले बदख्शा होंठों पर मोहब्बतों के हसीन रंगों में डूबी खुशबू और रंगों की पिचकारियां अपना काम दिखा रही थीं। मजमूई तौर पर ज़हरा जबीं, मेहर जमाल, रूहे असरे बहारा, गजाली आंखों वाली, दरीमन दांतों वाली राजकुमारी गंगा रात की दहलीज पर चांद रातों के लबो रुखसार की सुर्खी जैसी खुशगुन, बूंदों की जल तरंग में हवाए संगीत जैसी पुरकशिश और गुलाबी रुतों की आंगनों में धनक रंग झूलों जैसी खूबसूरत और पुरजमाल होके रह गई। अजनबी नौजवान की कामयाबी पर अपनी बेटी गंगा की ये हालत देखते हुए राजा हरकृष्ण के चेहरे पर भी खुशकुन असरात थे। फिर गौर से राजकुमारी गंगा की तरफ देखते हुए राजा हरकृष्ण ने पूछा, देख मेरी पुत्री, ये अजनबी नौजवान पहले की तरह दूसरा स्वयंवर भी बड़ी कामयाबी के साथ जीत चुका है। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह ये तीसरा स्वयंवर का तीसरा हिस्सा भी जीत लेगा। इसके बाद ये अपना नाम और अपने कवायफ जाहिर करेगा। मेरी बेटी, जब ये नौजवान तुम्हारा तीसरा स्वयंवर भी जीत जाए तो तुम कब तक इसकी पति और इसके जीवन साथी बनना पसंद करोगी? इस पर राजकुमारी गंगा ने बेपनाह खुशियों में डूबी हुई आवाज में जवाब दिया, पिताजी, अगर ये अजनबी नौजवान मेरे स्वयंवर का तीसरा हिस्सा भी इसी तरह जीत जाता है तो मैं 2 माह बाद इसकी पत्नी और इसके जीवन साथी बनना पसंद करूंगी। इसलिए कि 2 माह बाद मेरी रक्स मौसीकी की तालीम मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद मैं शादी के फेरों के लिए तैयार होंगी। तब हरकृष्ण ने अपनी ख्वाहिश और खुशनुदी का इजहार करते हुए कहा, देख मेरी पुत्री, ऐसा ही होगा जैसा तू चाह रही है। अगर ये अजनबी नौजवान तीसरा स्वयंवर भी इसी तरह जीतता है तो 2 माह बाद जब तेरी रक्स मौसीकी की तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो मैं तुझे इस अजनबी से ब्याह दूंगा। उस वक्त तक मेरे ख्याल में हम जान जाएंगे कि इसका नाम क्या है, ये कौन है, इसका ताल्लुक किन सरजमीनों से है और ये कहां से स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आता है। इस पर राजकुमारी गंगा फौरन बोल उठी, पिताजी, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस शहनशीन से नीचे उतरें और पहले की तरह इस अजनबी नौजवान को स्वयंवर का दूसरा हिस्सा जीतने पर मुबारकबाद दें? हरकृष्ण ने अपनी बेटी राजकुमारी गंगा की इस तजवीज से इत्तफाक किया। फिर वो दोनों बाप बेटी बड़ी तेजी से शहनशीन से नीचे उतर रहे थे। वो स्याह निकाब पोश अजनबी इन तीनों कबूतरों को गिराने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता अपने घोड़े की तरफ बढ़ रहा था। जिस वक्त वो अपने घोड़े के करीब गया उस वक्त तक हरकृष्ण और राजकुमारी गंगा भी बड़ी तेजी से चलते हुए उसके करीब पहुंच गए। फिर राजकुमारी गंगा उसके करीब गई और अपनी मिठास भरी आवाज में उसे मुखातिब करके कहने लगी, देख अजनबी, मैं अब भी नहीं जानती तेरा नाम क्या है, तू कौन है, किन सरजमीनों से आता है। तू चूंकि इस स्वयंवर का दूसरा हिस्सा भी जीत चुका है, लिहाजा तू मेरी निगाहों में भागवान, शुभ और बख्तावर हो चुका है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अब इस स्वयंवर के तीसरे हिस्से के लिए मैं तुम्हें पुशकारा और खुशामदीद कहूंगी। यहाँ तक कहने के बाद राजकुमारी गंगा थोड़ी देर के लिए खामोश रही। फिर उसके बाद दोबारा उस अजनबी को मुखातिब करके कहने लगी, देख अजनबी, अब तक तूने हमें ना अपना नाम बताया है और ना ये जाहिर किया है कि तेरा ताल्लुक किन सरजमीनों से है, ना ही तूने अपने कवायफ लिखवाए हैं। क्या तेरी तरफ से ऐसा रवैया मेरी जात के लिए अधर्म, इनायो, हत्याओं, कष्ट और जुल्म नहीं है? क्या तुम दूसरी कामयाबी के बाद अपने चेहरे से निकाब नहीं हटाओगे कि मैं देख सकूं कि तुम कौन हो, कैसे नौजवान हो? इस पर मध्यम सी आवाज में उस नौजवान ने कहा, देख राजकुमारी गंगा, तेरे इन सारे सवालों और प्रश्नों का जवाब मैं तेरे स्वयंवर के तीसरे हिस्से में कामयाबी हासिल करने के बाद दूंगा। इसके साथ ही वो अजनबी ना आशना जवान बड़ी फुर्ती से अपने घोड़े पर सवार हुआ। अपने घोड़े को एक अंगेख्त करने वाली जोरदार महमीज लगाई। जवाब में उसका घोड़ा एक बार अपने अगले दोनों पांव उठाकर हिनहिनाया। फिर वो सरपट दौड़ पड़ा।
इस नौजवान को जाते हुए देखकर राजकुमारी गंगा बेहद उदास और अफसुर्दा होकर रह गई, जबकि वो नौजवान अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ निगाहों से ओझल हो गया। तब वो बेचारी गर्दन झुकाए बिखरी बिखरी उदास उदास अपने बाप राजा हरकृष्ण के साथ शहनशीन की तरफ होली। दरियाए गंगा के किनारे किनारे शेरशाह सूरी ने बंगाल पर कब्जा करने के लिए बड़ी तेजी से कूच किया। फिर मई सन 1535 के आगाज में शेरशाह ने बड़े इत्मीनान से दरियाए गंगा के हर दो जानिब बंगाल के इलाके को अपने कब्जे में करने के लिए जंग का बिगल बजा दिया। शेरशाह सूरी ने बड़ी तेजी से बंगाल में अपनी यलगार की इब्तदा की। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही शेरशाह ने बंगाल के जिले मोंगीर के अक्सर हिस्सों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि मौसम बरसात में मशरक की जानिब मौजूदा भागलपुर के नशीबी इलाके में नकलो हरकत नामुमकिन होकर रह जाती थी। मोंगेर जिला के अक्सर इलाकों पर कब्जा करने के बाद इस जिले में मोंगेर नाम का जो सबसे बड़ा और मजबूत किला था, शेरशाह सूरी अपने लश्कर के साथ उसके सामने आकर नमूदार हुआ। मोंगेर किले को फतह करना कोई मामूली काम न था, इसलिए कि इस जिले का 4/5 हिस्सा पहाड़ों और दरारों से पुर है। इस जिले में खड़गपुर और गुड्डू की पहाड़ियां हैं, जो हमलावरों के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट हैं। सूरजगढ़ से 6 मील के फासले पर कोलवरिया का दहाना है, जो एक रुकावट साबित हो सकता है। मोंगेर किले पर हमलावर होने के लिए शेरशाह सूरी ने सूरजगढ़ के करीब अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया, ताकि उसके लश्करी सस्ता कर आराम कर लें। मोंगेर का किला सूरजगढ़ से बजानिब मशरिक 18 मील है। राजमहल की पहाड़ियों में वाक़े तेलियागढ़ी मोंगेर से 66 मील मशरिक में है। सूरजगढ़ से मोंगेर की तरफ जाते हुए जिन मैदानों में सफर किया जा सकता है, उनकी चौड़ाई 6 मील के लगभग है, पर ये चौड़ाई मोंगेर के करीब जाते जाते सिर्फ 2.5 मील रह जाती है। सूरजगढ़ से मोंगेर तक 18 मील का फासला किसी भी हमला आवर के लिए जो बजानिब मगरिब दरियाए गंगा के जुनूबी किनारे पर हमला करना चाहता हो, हौसला शिकन है। इसलिए कि इस सड़क के हर दो जानिब जुनूब मशरिक में खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, जो मोंगेर के मकाम पर दरियाए गंगा से हमकिनार है। इसके मशरकी किनारे पर मोंगेर का नाकाबिले तस्खीर किला है, जिसे फतह करना किसी भी हमला आवर के लिए उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उसके पास भारी तोपखाना ना हो। इसके अलावा इसका दरियाए गंगा पर भी कब्जा ना हो। माजी में किसी भी दाना और दूर अंदेश फौजी सिपहसालार ने ऐसी मोहलिक जगह में अपने लश्करों को झोंकना पसंद न किया, पर शेरशाह सूरी हर सूरत में मोंगेर के इस अहम किले को फतह करना चाहता था। बंगाल के हुक्मरान सुल्तान महमूद को भी शेरशाह सूरी के इस हमले की खबर हो गई थी, लिहाजा शेरशाह सूरी के मोंगेर पहुंचने से पहले सुल्तान महमूद ने मोंगेर के किले का दिफा मुकम्मल कर लिया था। वो अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से हरकत में आया। लश्कर का एक हिस्सा उसने मोंगेर के किले में मुतय्यन किया और बाकी लश्कर के साथ वो दरियाए गंगा के मशरकी किनारे घात में बैठ गया, ताकि जब शेरशाह अपने लश्कर के साथ इस समत आए तो उस पर 2 तरफा हमला किया जाए, एक गंगा के शर्की किनारे से, दूसरा मोंगेर के किले के अंदर से। इस तरह 2 तरफा हमला करके सुल्तान महमूद हर सूरत में शेरशाह सूरी को पसपा करना चाहता था। शेरशाह सूरी भी हालात से बेखबर न था। उसके जासूस जगह जगह फैले हुए थे और बंगाल के हाकिम सुल्तान महमूद के एक एक पल की खबरें उसे पहुंचा रहे थे। इन हालात में शेरशाह सूरी ने अपने सारे सालारों का इजलास तलब किया, ताकि बंगाल के हुक्मरान सुल्तान महमूद से निपटने के लिए कोई लाहे अमल तय किया जा सके। जब शेरशाह सूरी के सब बड़े बड़े सिपहसालार उसके खेमे से बाहर डाली जाने वाली दरी के ऊपर जमा हो गए, तब शेरशाह ने उन सब को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे फर्जंदों, तुम जानते हो इस वक्त हमारा मकसद और हमारा हदफ मोंगेर का किला है। मोंगेर के किले की हिफाजत के लिए बंगाल के हुक्मरान सुल्तान महमूद ने अपनी ताकत को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इस तरह वो हमारी ताकत को भी 2 हिस्सों में तकसीम करके कमजोर करना चाहता है और अपने लिए फवायद हासिल करना चाहता है। मैंने ये भी सुन रखा है कि माजी में कोई भी हुक्मरान इस किले को फतह न कर सका, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब तक हमला आवर के पास भारी तोपखाना न हो और ये कि दरियाए गंगा के शर्की किनारे पर भी उसके कब्जे में न हो, उस वक्त तक मोंगेर नाम के इस किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता। मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों में से किसी के जहन में कोई ऐसी तरकीब है जिससे वो समझता हो कि इस किले को फतह किया जा सकता है, वरना फिर मैं अपना लाहे अमल तय करता हूँ। शेरशाह सूरी के इस इस्तफसार पर थोड़ी देर तक उसके सारे सालार आपस में सलाह मशवरा करते रहे। इसके बाद साहिब खान शेरशाह सूरी को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे आका, मेरे मोहसिन, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। इस पर शेरशाह सूरी ने बड़ी पदराना शफकत में कहा, साहिब खान मेरे बेटे, जब कभी भी तुम मुझसे कुछ कहना चाहो तुम्हें इजाजत तलब करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लश्करों के सालारे आला हो और तुम्हारी मुशावरत और तुम्हारी तदबीर को हमेशा सब पर फौकियत दी जाती रहेगी। कहो तुम क्या कहना चाहते हो।
اس پر صاحب خان کہنے لگا، میرے محسن، اس قلعے کے پورے محلے وقوع سے واقف ہوں اور جنوب تک وہ سارا علاقہ بھی میں نے دیکھ رکھا ہے جہاں دریائے کول دریائے گنگا سے ملتا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ جنوب کی طرف بڑھایا جائے، ایک شمال کی طرف بڑھ جائے۔ جو حصہ شمال کی طرف چلا جائے وہ سورج گڑھ پر حملہ آور ہو،